प्राचीन भारत के इतिहास में नंद वंश का बहुत बड़ा योगदान रहा है। नंद वंश ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा, जिसने आने वाले समय के लिए एक मजबूत नींव रखी। मगध की राजधानी से राज करते हुए नंदों ने उपमहाद्वीप पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, उस समय का एक प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया था। 334 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक उनके शासनकाल में एक शक्तिशाली केंद्रीकृत साम्राज्य का उदय हुआ। इस अवधि में नंदों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इसे एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे के तहत संगठित किया। नंद अपनी सैन्य शक्ति, प्रशासनिक कुशलता और आर्थिक समृद्धि के लिए जाने जाते थे। उनकी सेना विशाल और अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी, जिसने उन्हें अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाया। इस युग ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, जो आगे चलकर उनकी जगह लेगा और भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत करेगा। चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने नंदों को पराजित किया, ने इस नए युग की शुरुआत की। नंद शिशुनाग वंश के खंडहरों से उभरे थे। शिशुनाग वंश के पतन के बाद नंदों ने सत्ता संभाली और मगध को एक नई दिशा में ले गए। उन्हें एक ऐसा राज्य विरासत में मिला जो पहले से ही उन्नति कर रहा था। गंगा के उपजाऊ मैदानों में रणनीतिक रूप से स्थित था। इस क्षेत्र की उर्वरता ने नंदों को कृषि और व्यापार में समृद्धि प्राप्त करने में मदद की। यह क्षेत्र न केवल कृषि संपन्न था, बल्कि व्यापार और वाणिज्य का केंद्र भी था। नंदों ने इन संसाधनों का कुशलता से उपयोग किया और अपने राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। नंदों ने इन लाभों का फायदा उठाया और मगध को उत्तर भारत में प्रमुख शक्ति में बदल दिया। उनकी सैन्य और आर्थिक नीतियों ने मगध को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। उनकी कहानी महत्वाकांक्षा, विजय और अंततः अनुग्रह से नाटकीय पतन की कहानी है। नंदों की महत्वाकांक्षा ने उन्हें महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन अंततः उनकी ही नीतियों ने उनके पतन का कारण बना। नंदों का उदय प्राचीन विश्व में महान परिवर्तन और उथल-पुथल के दौर के साथ। इस समय दुनिया भर में बड़े बड़े साम्राज्यों का उदय और पतन हो रहा था। पश्चिम में फारसी साम्राज्य ढह रहा था। जल्द ही उसकी जगह मैसेडोनियन राजा सिकंदर महान ने ले ली। सिकंदर की विजय ने पूरे प्राचीन विश्व में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत की। भारत में ही पुरानी व्यवस्था को चुनौती देते हुए नए विचार और दर्शन जड़ें जमा रहे थे। बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए धार्मिक और दार्शनिक आंदोलनों ने समाज में गहरे परिवर्तन लाए। इस पृष्ठभूमि में नंदों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी इतिहासकारों को आकर्षित करती है। नंदों की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण और पतन होता है, और यह इतिहास के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। नंदवंश के संस्थापक महापद्मनंद इतिहास और किंवदंती के मिश्रण में डूबा एक रहस्यमय व्यक्ति बना हुआ है। उनके जीवन और कार्यों के बारे में कई कहानियां और मिथक प्रचलित हैं, जो उन्हें एक अद्वितीय और प्रभावशाली शासक के रूप में चित्रित करते हैं। उनके मूल के बारे में बहस होती है। कुछ वृत्तांतों में विनम्र शुरुआत का सुझाव दिया गया है, जबकि अन्य में उन्हें एक राजा और एक नाई महिला के बेटे के रूप में चित्रित किया गया है। यह विवाद उनके जीवन की रहस्यमयता को और बढ़ाता है, और अन्य में उन्हें एक राजा और एक नाई महिला के बेटे के रूप में चित्रित किया गया है। यह कहानी उनके जीवन की शुरुआत को और भी दिलचस्प बनाती है, क्योंकि यह दिखाता है कि कैसे एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति महानता प्राप्त कर सकता है। अपने जन्म के बावजूद महापद्मनंद एक दुर्जय नेता के रूप में प्रसिद्धि पा गए, जो महत्वाकांक्षा और शक्ति की प्यास से प्रेरित थे। उनकी नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक कौशल ने उन्हें एक महान शासक बना दिया। उन्होंने मौजूदा शिशुनाग वंश को उखाड़ फेंका, खुद को मगध के शासक के रूप में स्थापित किया और साम्राज्यवादी विस्तार के एक नए युग की नींव रखी। यह उनके शासनकाल का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और साम्राज्यवादी विस्तार के एक नए युग की नींव रखी। उनके शासनकाल में मगध का विस्तार हुआ और यह एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। प्राचीन ग्रंथों में महापद्मनंद को एक चतुर रणनीतिकार और एक क्रूर विजेता के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी रणनीतियां और युद्ध कौशल उन्हें एक अद्वितीय शासक बनाते हैं। वह प्रभुत्व स्थापित करने में सैन्य शक्ति के महत्व को समझते थे। उनकी सेना की ताकत और संगठन ने उन्हें कई युद्धों में विजय दिलाई।
उनके नेतृत्व में नंद सेना आकार और क्रूरता में बढ़ी, जो एक दुर्जय युद्ध हाथी वाहिनी से सुसज्जित थी। यह सेना उनके शासनकाल की पहचान बन गई, जो एक दुर्जय युद्ध हाथी वाहिनी से सुसज्जित थी, जो नंद सैन्य शक्ति की पहचान बन जाएगी। यह हाथी वाहिनी उनके सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, जो नंद सैन्य शक्ति की पहचान बन जाएगी। यह उनके सैन्य कौशल और रणनीतिक सोच का प्रतीक था। महापद्मनंद का शासन अतीत से एक प्रस्थान था, जो आक्रामक विस्तारवाद और एक केंद्रीकृत प्राधिकरण के तहत सत्ता के समेकन की विशेषता थी। यह उनके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, जो आक्रामक विस्तारवाद और एक केंद्रीकृत प्राधिकरण के तहत सत्ता के समेकन की विशेषता थी। उनके शासनकाल में सत्ता का केंद्रीकरण हुआ और प्रशासनिक सुधार किए गए। प्राचीन स्रोत महापद्मनंद को मगध की पारंपरिक सीमाओं से बहुत दूर तक अपने शासन का विस्तार करते हुए विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने का श्रेय देते हैं। यह उनके शासनकाल की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। कहा जाता है कि उन्होंने कई राजाओं को अपने अधीन कर लिया था, जिससे उन्हें उग्रसेन की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है एक शक्तिशाली सेना वाला। यह उपाधि उनके सैन्य कौशल और विजय अभियानों का प्रतीक थी, जिससे उन्हें उग्रसेन की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है एक शक्तिशाली सेना वाला। यह उपाधि उनके सैन्य कौशल और विजय अभियानों का प्रतीक थी। उनकी विजयों ने नंद खजाने में इमेंस वेल्थ और संसाधन लाए, जिससे उनकी महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ावा मिला। यह धन और संसाधन उनके शासनकाल की समृद्धि का प्रतीक थे, जिससे उनकी महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ावा मिला। उनकी महत्वाकांक्षाएं और भी बढ़ गईं और उन्होंने अपने साम्राज्य का और विस्तार करने की योजना बनाई। महापद्मनंद का शासनकाल तीव्र परिवर्तन का काल था, क्योंकि उन्होंने उत्तर भारत के खंडित राज्यों से एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया था। यह उनके शासनकाल की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि उन्होंने उत्तर भारत के खंडित राज्यों से एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया था। यह उनके शासनकाल की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उनके शासनकाल में एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत भी देखी गई, जो उस परिष्कृत नौकरशाही की नींव रखती थी, जो बाद के भारतीय साम्राज्यों की विशेषता होगी। यह उनके शासनकाल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी, जो उस परिष्कृत नौकरशाही की नींव रखती थी, जो बाद के भारतीय साम्राज्यों की विशेषता होगी। यह उनके शासनकाल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी। महापद्मनंद समझते थे कि विशाल और विविध क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए केवल सैन्य शक्ति ही पर्याप्त नहीं है। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों और नीतियों की शुरुआत की, जो उनके शासनकाल की स्थिरता और समृद्धि को सुनिश्चित करती थी। उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत करने और प्रशासन को केंद्रीकृत करने के उद्देश्य से नीतियों की शुरुआत की। ये नीतियां उनके शासनकाल की स्थिरता और समृद्धि को सुनिश्चित करती थीं। ये उपाय, जबकि बाद की प्रणालियों की तुलना में अल्प विकसित थे, नंदों को उत्तर भारत के निर्विवाद स्वामी के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण थे। यह उनके शासनकाल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी। नंदों को उत्तर भारत के निर्विवाद स्वामी के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण थे। यह उनके शासनकाल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी। उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों के अधीन साम्राज्य के निरंतर विस्तार और समृद्धि के लिए मंच तैयार किया। उनके शासनकाल की यह विशेषता उनके उत्तराधिकारियों के लिए एक मजबूत नींव साबित हुई। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों को आगे विस्तार के लिए तैयार एक शक्तिशाली राज्य विरासत में मिला। यह राज्य न केवल सैन्य दृष्टि से, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध था। उन्होंने अपनी आक्रामक विदेश नीति जारी रखी, जो उनके पूर्वजों द्वारा स्थापित की गई थी। इस नीति का उद्देश्य न केवल नए क्षेत्रों को जीतना था, बल्कि अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखना भी था। नंद साम्राज्य की सीमाओं को पूर्व में बंगाल और दक्षिण में दक्कन के पठार में धकेल दिया। यह विस्तार न केवल सैन्य विजय के माध्यम से, बल्कि कुशल कूटनीति और गठबंधनों के माध्यम से भी संभव हुआ। इस अवधि में नंद साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया, जिसमें पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैले विशाल क्षेत्र शामिल थे। यह साम्राज्य विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं का संगम था, जो इसे और भी समृद्ध बनाता था। नंद साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में एक प्रमुख शक्ति बन गया। उस समय की किसी भी अन्य शक्ति से उसकी दौलत और प्रभाव का मुकाबला नहीं था। उनकी संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि, व्यापार और कराधान था, जिसने उन्हें एक मजबूत आर्थिक आधार प्रदान किया।
अपने साम्राज्य के विस्तार में नंदों की सफलता का श्रेय कई कारकों को दिया जा सकता है। इनमें से एक प्रमुख कारक उनकी सैन्य शक्ति थी, जो अत्यधिक संगठित और अनुशासित थी। उनके पास एक विशाल और अच्छी तरह से सुसज्जित सेना थी, जो अपने युद्ध हाथियों और अनुशासित सैनिकों के लिए जानी जाती थी। ये युद्ध हाथी न केवल युद्ध में बल्कि दुश्मनों को डराने के लिए भी उपयोगी थे। नंद कुशल राजनयिक भी थे, जो गठबंधन बनाने और प्रति राइवलरीज का फायदा उठाने में माहिर थे। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों को मजबूत किया और अपने साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की। वे अपने पूरे क्षेत्र में एक मजबूत सैन्य उपस्थिति बनाए रखने के महत्व को समझते थे। अपनी विजयों को सुरक्षित करने के लिए गैरिसन और रणनीतिक चौकियां स्थापित करते थे। इन चौकियों ने न केवल सुरक्षा प्रदान की बल्कि प्रशासनिक नियंत्रण भी सुनिश्चित किया। नंद केवल टेरिटरी जीतने से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत करने की भी कोशिश की। इसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों को लागू किया। उन्होंने सत्ता को केंद्रीकृत करने और शाही राजधानी तक संसाधनों के कुशल प्रवाह को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासनिक सुधारों को लागू किया। इन सुधारों ने न केवल शासन को अधिक प्रभावी बनाया बल्कि साम्राज्य की स्थिरता को भी बढ़ाया। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक का नेतृत्व राजा द्वारा नियुक्त एक गवर्नर करता था। ये गवर्नर स्थानीय प्रशासन और कर संग्रहण के लिए जिम्मेदार थे, जिससे केंद्रीय सरकार को अधिक नियंत्रण मिला। साम्राज्य के बढ़ते सैन्य और प्रशासनिक खर्चों को वित्त पोषित करने के लिए कराधान की एक प्रणाली शुरू की गई थी। इस प्रणाली ने न केवल राजस्व में वृद्धि की बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया। नंदों ने अपने दायरे में व्यापार और संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़कों और सिंचाई नहरों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भी निवेश किया। इन परियोजनाओं ने न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क को भी मजबूत किया। इन उपायों ने न केवल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया बल्कि इसके विविध क्षेत्रों को एकीकृत करने में भी मदद की, जिससे इसके विषयों में एकता और साझा पहचान की भावना पैदा हुई। यह एकता नंद साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी। नंदों के तहत एक केंद्रीकृत शाही राज्य की अवधारणा ने भारत में मजबूती से जड़ें जमा ली, जिससे मौर्य साम्राज्य और उसके बाद आने वाले अन्य शक्तिशाली राजवंशों की नींव पड़ी। यह केंद्रीकरण न केवल राजनीतिक स्थिरता लाया बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि भी। उनके शासनकाल ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, क्योंकि उपमहाद्वीप छोटे राज्यों के एक समूह से दूर बड़े केंद्रीकृत साम्राज्यों के उद्भव की ओर बढ़ गया। इस परिवर्तन ने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक और सांस्कृतिक संरचना को हमेशा के लिए बदल दिया।